ए और ई में है। जी। अच्छा सर, ये बताइए कि इनके बचने के लिए क्या कोई प्रिकॉशनरी कोई हम वैक्सीनेशन करा सकते हैं? वैक्सीनेशन लेते हैं इसमें। जी, हम वैक्सीनेशन लेते हैं हेपेटाइटिस बी के लिए जी, और हेपेटाइटिस सी के लिए लेते हैं, जी, क्योंकि यही सबसे खतरनाक है और इसका दवा के द्वारा ट्रीटमेंट नहीं है, इसलिए उसका वैक्सीनेशन होता है। लेकिन वैक्सीनेशन हम उस एज में लेते हैं कि जिस व्यक्ति को इसका संक्रमण न हुआ। जी, कोई व्यक्ति हेपेटाइटिस बी या सी से ग्रसित हो गया, जी, तब वैक्सीनेशन का उसके ऊपर प्रभाव नहीं पड़ेगा। और यदि कोई व्यक्ति ग्रसित नहीं है तो उससे बचाव के रूप में पहले से वैक्सीनेशन उसको ले लेना चाहिए। और आजकल सरकार ने जो भी वैक्सीनेशन का रूटीन हमारा जी। है, उस वैक्सीनेशन के रूटीन में वह डेली वेज में प्रत्येक पीएससी, सीएससी, जिला अस्पताल या जितने भी बच्चों के अस्पताल हैं, सब जगह वैक्सीनेशन बी और सी के उपलब्ध हैं। लोग अपने अपने अकॉर्डिंग वैक्सीनेशन करवा लेते हैं, लगवा लेते हैं। लेकिन कोई ये व्यक्ति सोच ले कि नहीं, इनको पता चला कि इनको हेपेटाइटिस बी का संक्रमण हो गया, सी का संक्रमण हो गया, हम जाके वैक्सीनेशन करा के उसको ठीक कर लें, तो ये संभव नहीं है, उसका कोई प्रभाव यानी नहीं कि होने से पहले ही आपको वैक्सीनेशन करा लेना है, होने से precautionary। पहले, होने से पहले। अच्छा सर, इसमें बचाव के लिए क्या जैसे आजकल जो निडल्स का यूज़ है, क्या ये वायरस से फैलता है? हमने अभी विटामिन ए और ई का मैंने कहा कि फैलने का कारण मैंने बताया कैसे शरीर के अंदर फैलता है। जी, अब हम थोड़ा इसमें देखेंगे हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी जी, का फैलने का कारण क्या है, वो जी। हमारे शरीर के अंदर वह कैसे फैलता है। जैसे हम लोगों ने देखा ए और ई तो भाई फीकल मैटर से फैल गया, जी, लेकिन जब बी और सी का बात आएगा तो बी और सी में वह ब्लड के डायरेक्ट माध्यम से ब्लड कॉन्टेमिनेटेड इन्फेक्शन होता है। जी, ब्लड से ब्लड का जब टच होगा तब फैलेगा। अब ब्लड से ब्लड का टच कैसे होगा? जैसे किसी संक्रमित व्यक्ति का खून जो ग्रसित हो बी और सी से किसी हेल्दी व्यक्ति को चढ़ जाए तो उसमें वो व्यक्ति भी हो जाएगा इन्फेक्टेड होने का डर। नहीं, होने का डर नहीं, हो जाएगा, ओह, हो जाएगा। यदि ग्रसित ब्लड जो ब्लड शरीर में चढ़ाया जा रहा है, यदि बी और सी से ग्रसित है तो वह व्यक्ति भी ग्रसित हो जाएगा, पहला रीजन। दूसरा रीजन है जो असुरक्षित यौन संबंध है। जी, यदि असुरक्षित यौन संबंध है तो ड्यूरिंग सेक्स यदि कहीं से ब्लीडिंग हुई, कहीं से स्किन या हमारी जो एपिडर्मिस की लेयर है या कोई भी लेयर रैप्चर हुई, कहीं से ब्लीडिंग हुई, तो वो ग्रसित हो सकता है। जी, तीसरा होता है आजकल सैलून, जो शेविंग कराते हैं, सैलून में जी। जाते हैं, सैलून में जाने के बाद भी यदि ये लगता है कि कहीं से कट पिट गया और वह ऑलरेडी जो उसके औजार हैं जिससे वो बाल दाढ़ी बनाता है, जी, यदि वो पहले से किसी ग्रसित व्यक्ति से छुआ हुआ है, जी, यदि दूसरे को जाएगा तो भी हो जाएगा। पांचवा होता है बॉडी फ्लूइड। जी, बॉडी फ्लूइड है जैसे एसाइटिक फ्लूइड है या फेफड़े से निकला हुआ फ्लूइड है, यदि इस टाइप का कोई फ्लूइड है और ये कहीं चढ़ता है, निकाला लगाया जाता है, तो उस दौरान भी कंटेमिनेटेड है तो हो सकता है। अच्छा सर, ये टैटू का आजकल बड़ा तेजी हाँ। से चलन बढ़ा हुआ है, क्या इससे भी होने के इससे चांसेस? भी, हाँ, टैटू से भी होता है। टैटू का जो चलन होता है उसमें यदि वह नीडल जो टैटू लोग गुदवाते हैं, गोदना गुदवाते हैं, यदि वह पहले जिस व्यक्ति को लगाया जा रहा है उससे पहले किसी को लगाया गया उसी नीडल से जी, और पुनः उस व्यक्ति को, हेल्दी व्यक्ति को लगाया जाए, तो उससे भी यह ग्रसित हो सकता है। जी। अगर हम प्रिकॉशंस की बात करें, हेपेटाइटिस में प्रिकॉशन क्या रखना चाहिए सर? हेपेटाइटिस में प्रिकॉशन के रूप में देखा जाए तो पहले ए और ई से बचना है आपको। तो जितने भी हरी सब्जियां हैं, सलाद हैं, खाने वाली चीज़ें हैं, जी, उससे पहले बढ़िया से धो के गुनगुने पानी में उसको धो के कुछ देर उसमें छोड़ने के बाद उसे बढ़िया से सफाई करके, रनिंग वाटर में सफाई करके उसका इस्तेमाल करें, सलाद का या कच्ची सब्जियों का। दूसरा सबसे ज़्यादा है हमारा हाथ है, कहीं कहीं छूता रहता है, कहीं कहीं जाता रहता है। हाथों को खाने से पहले बढ़िया से उसको साबुन से धो लें और फिर उसे धोने के बाद एक ये भी देखा जाता है, धोने के बाद पुनः लोग हाथों को तौलिया से पोंछ लेते हैं। जी, तो ये तौलिया से पोंछ ली तो पुनः आपका हाथ संक्रमित फिर हो से सकता संक्रमित हो है। हाँ, इसलिए धोने के बाद हमको तौलिया का इस्तेमाल नहीं करना। टिश्यू पेपर व्यक्ति ले सकता है, जी, लेकिन तौलिया लगा लिया तो फिर संक्रमित हो गया। इसलिए धोने के बाद सीधे आपका हाथ जो है
जो थाली होगा वो खाने का इस्तेमाल करें और हाथ का सीधे इस्तेमाल वहाँ पे करें। यानी कि बिल्कुल जैसे कि एक सर्जन सर्जरी के पहले अपने हाथ को धुलता है और एकदम बस एकदम सीधा खाने की टेबल पर आपको चले जाना है, हाँ। जैसे सर्जन अपने ओटी टेबल पे चले चला जाते जाता हैं। है। बस सेम वैसा ही करना है कि हमको खाने के बाद में हाथों कहीं नहीं, सीधे खाना को लीजिए और मुंह में डालिए। डॉक्टर बीके सर, ये बताइए कि हेपेटाइटिस बी और सी की रोकथाम के लक्षण क्या है, किस तरह से उनको रोका जा सकता है? सबसे ज़्यादा खतरनाक यदि कोई है हेपेटाइटिस संक्रमण में जी। तो बी और सी ही। क्यों है? क्योंकि जब ये शरीर के अंदर प्रवेश कर जाता है जी। तो इसे जड़ से समूल नष्ट नहीं किया जा सकता है। इसलिए समूल नष्ट इसको नहीं किया जा सकता है, इसलिए वो सबसे खतरनाक है। खतरनाक होने का रीजन क्या है? यदि हेपेटाइटिस बी और सी का संक्रमण हो गया तो सबसे पहले इसके वायरस हमारे लीवर पे जाते हैं, बैठते हैं, अपना घर बनाते हैं जी। और वह अपना मल्टीप्लाई करते हैं, अपनी भी उत्पत्ति करते हैं। उत्पत्ति करने के दौरान इनकी संख्या इतनी ज़्यादा हो जाती है कि वह हमारे लीवर के फंक्शन को डिस्टर्ब कर देते हैं। अब उसमें क्या डिस्टर्ब करते हैं? जैसे ही लीवर हमारा काम करता है, लीवर का जूस वहाँ सिक्रेशन होता है, लीवर का जूस निकल के भोजन को पचाता है, तो वह उसे संक्रमित कर देते हैं। संक्रमित करने से जो हमारा जूस जितना निकलना चाहिए उतनी मात्रा में निकल नहीं पाता। उसी के बाद से एल्केलाइन हम लोग यदि जांच करवाते हैं इन्वेस्टिगेशन में तो हम लोग कराते हैं एलएफटी, अल्ट्रासाउंड कराते हैं। अल्ट्रासाउंड में देखें कि लीवर की साइज बढ़ी हुई है, लीवर काफ़ी बढ़ गया है। दूसरा आता है यदि हम लोग हेमेटोलॉजी में जाते हैं, ब्लड टेस्ट कराते हैं तो उसमें आता है कि इसका सीरम बिलिरुबिन बढ़ा हुआ है, इसका एसजीओटी पीटी बढ़ा हुआ है, एल्कलाइन फास्फेट बढ़ा हुआ है। यदि ये चीज़ें बढ़ी हुई आती हैं इसका मतलब लीवर आपका बीमार है, लीवर अपनी अवस्था में जितना कार्य करना चाहिए नहीं कर पा रहा है। यदि आप इसका ट्रीटमेंट करें, इसमें देखिए होता है सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट जी। सिर्फ हम लोग सिम्टम के अनुसार इसका ट्रीटमेंट करते हैं। यदि किसी व्यक्ति को पता चला कि आज लीवर हेपेटाइटिस बी से संक्रमित हो गया और उसे कुछ नहीं पता है तो हो सकता है 5-10 साल पहले का भी हो और वह बिल्कुल सुसुप्तावस्था में, मृतावस्था में पड़ा रहता है, लेकिन रहता है। हम लोग जब जांच कराते हैं तो उसकी जांच में आता है कि नहीं यह रोगी हेपेटाइटिस बी पॉजिटिव है या सी पॉजिटिव है, लेकिन उसे कोई लक्षण नहीं ऐसा दिखता है कि वो अस्पताल में जाए। पता चला कि हम लोगों के यहाँ सर्जरी के लिए आ जाता है, सर्जरी होने के दौरान मरीज को क्या दिक्कत है? मरीज को कोई दिक्कत नहीं है। सर्जरी के लिए जब ब्लड टेस्ट कराई जाती है तो ये पता चलता है हेपेटाइटिस बी है तो पॉजिटिव है। तब हम लोग इसका डीएनए टेस्ट कराते हैं। डीएनए टेस्ट में ये मिलता है कि यदि वह सुसुप्तावस्था में है तब तो वह साथ साथ में कैरियर के रूप में जिंदगी भर रहेगा, कोई नुकसान आपको नहीं पहुँचाएगा। यदि वह सुसुप्तावस्था में नहीं, जागृतावस्था में है तो वह लीवर को नुकसान पहुंचाएगा। लीवर में फिर इन्लार्जमेंट होगा, उसके बाद लीवर का फाइब्रोसिस होगा और फाइब्रोसिस के बाद फिर बाद में चल के यदि वह अपना रूप में बिगड़ता हुआ रूप यदि लीवर का रहा और उसके संक्रमण की मात्रा बढ़ती रही तो बाद में लीवर सिरोसिस या लीवर कैंसर के भी चांसेस इसमें रहते हैं। और यदि ये पता चल जाता है कि उसको ये चीज़ें आ गई हैं तो उसका ट्रीटमेंट, काफ़ी ट्रीटमेंट है, उसे ट्रीटमेंट से रोका जा सकता है, उसका इलाज किया जा सकता है। उसे समूल नाश नहीं किया जा सकता है लेकिन इलाज किया जा सकता है। उसके जो परेशानी आती है, उस रोगी के रोग के लक्षण जो आते हैं, उस लक्षणों को दवा के द्वारा आजकल बहुत सारे लेटेस्ट मेडिसिन आ गई है जिसे दवाई देके उसे हम लोग उस कंडीशन को रोक सकते हैं कि वो बढ़े ना, उसे कोई दिक्कत मरीज को ना हो। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने इतनी अच्छी जानकारी दी हमारे दर्शकों और श्रोताओं के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना कीमती वक्त निकाला। कुल मिलाकर के कहा जाए कि प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर। आप हेपेटाइटिस को जान जाते हैं, किसी जरा भी अगर आपको शक हो कि आपके लीवर में कुछ सूजन की समस्या हो रही है तो आप किसी योग्य चिकित्सक से सलाह लें, परामर्श लें उससे। और इन सबसे अच्छा है कि किसी योग्य चिकित्सक से मिल करके आप पहले ही हेपेटाइटिस आपको न हो सके इसके लिए प्रिकॉशनरी आप वैक्सीनेशन करवा सकते हैं। अभी हम डॉक्टर बीके वर्मा सर से लेते हैं यहाँ पर इजाज़त, क्योंकि वक्त हमारा ये कह रहा है आगे चलने के लिए। आपने डॉक्टर साहब इतनी अच्छी जानकारी हमारे दर्शकों और श्रोताओं के लिए दी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपको भी और आपकी टीम को बहुत सारी ढेर बधाई और हार्दिक शुभकामनाएं। थैंक यू सर।
थैंक यू सो मच। तो फिलहाल आप इसी तरह से सुनते रहिए हेलो बनारस 91.2 FM, बोले तो बिंदास विद आरजे सुधांशु। यही है पक्का बनारसी।